नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है। यूपी की सियासत में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है और इस बार मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनावी रण में आगे कर दिया है। हाथरस के सादाबाद में आकाश आनंद ने जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर हमला बोला, उसने यूपी की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस तंज की है जिसमें आकाश आनंद ने यूपी के दो बड़े सियासी चेहरों को अंकल कहकर निशाने पर लिया। सवाल यह है कि क्या आकाश का यह आक्रामक अंदाज बहुजन समाज पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगा, क्योंकि चुनौती छोटे नहीं है। विधानसभा चुनाव में महज एक सीट और करीब 13% वोट शेयर तक सिमट चुकी बसपा के सामने अपना पुराना जनाधार वापस पाने की बड़ी चुनौती है। तो क्या मायावती की रणनीति और आकाश आनंद का आक्रामक अंदाज मिलकर हाथी की चाल फिर तेज कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आकाश आनंद बसपा की सियासी वापसी का चेहरा बन पाएंगे? कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। या आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंडोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का में हम और आप न होंगे। और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं से तो काम चलता ही रहे। बहस में हम और आप न होंगे। और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं से तो काम चलता ही रहे। बहस में हम और आप न होंगे। और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। देखिए, मुझे लगता है कि अनावश्यक टिप्पणी से बचना चाहिए। वो एक बड़े दल के बड़े नेता हैं और बधाई हो इनको कि उन्होंने अपना शंखनाद किया और चुनावी प्रक्रिया में गए हैं। लेकिन हालांकि उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वही दो व्यक्ति हैं जो हक और हितों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में। आज अगर कोई भी भरोसा जता रहा है तो राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी पे भरोसा जता रहा है। अब चाहे उनकी उम्र चाहे जैसी भी हो, लेकिन यूथ उनको आइकन मान रहा है, यूथ उनको अपना मान रहा है। तो आने वाले समय में परिणाम भी वही दिखाएगा। देखिए, अब जेनजी सब जान चुका है। देश का जो युवा है, जो छात्र है, जो आने वाली नई पीढ़ी है, वो जान रही है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे विरोध में है। इसीलिए उस बच्चे ने इनको अंकल कह दिया। अंकल का मतलब होता है कि अब आप अंकल ही हैं, आप देश हित के लिए काम नहीं कर सकते, आप अंकल बन के किनारे बैठिए। देश हित के लिए काम करना है अगर, तो हमारे पास जो देश का एक प्रधान सेवक है, जो सबकी सुनता है और सबके बात करने के लिए चर्चा करता है और सबके बीच में जाता है। अगर छात्र कोई बात उठाते हैं, कोई आंदोलन अगर आप लोग उनको गुमराह करके कराते हैं, तो वो छात्रों के बीच में जाकर अपनी बात कहना पसंद करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसा प्रधान सेवक जो आम जनता से लेकर छात्र और युवाओं को पसंद है, और ये अंकल लोग अब नहीं पसंद है। कि बहुजन समाज पार्टी से इस देश के संविधान के अपमान की उम्मीद नहीं की जाती। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जो पार्टी अपने आप को मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने के लिए जानी जाती थी, वो अब इस कदर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर खेल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी से स्क्रिप्ट आ रही, बीएसपी के नेता उसे पढ़ रहे हैं। आकाश आनंद जी, आप राहुल जी को कुछ भी कहिए, लेकिन उम्र कम होने से आप जेनजी के नेता नहीं बन सकते, क्योंकि उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे।
जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से अब 2027 चुनाव में इस बार सभी पार्टियां जो हैं मैदान में उतर गई हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो बसपा हो, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही क्यों ना हो। अब एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का फुल फॉर्म फिर से बदलते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर आकाश आनंद ने पूरा चुनाव जो है वो जेनजीस पर ही निर्भर बताया है। चलिए, अब हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। गौरव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ प्रवक्ता हैं सपा के। मुन्ना खान नेता हैं कांग्रेस के। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही दलित चिंतक हैं हमारे साथ। आलोक द्विवेदी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी, और स्वागत के साथ ही शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी गौरव जी। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनाव की शुरुआत से पहले ही कह सकते हैं कि शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी तरफ से हर जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद का वो आक्रामक रूप नजर आया, वो जो तेवर नजर आया जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए 2 अंकलों की जोड़ी बता दी, क्या कहेंगे आखिर आप? क्या ये कॉन्फिडेंस है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर कमबैक के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रणनीति और राजनीति है बीएसपी की? जी हाँ पूजा जी, देखिए आकाश आनंद जी के बयान में व्यंग भी है और प्रेम भी है, प्यार भी है, वो भी दिखाई देता है। एक तरफ तो खतरा दिखाई देता है जिन लोगों ने संविधान का मखौल उड़ाया, जिन्होंने संविधान को अपना बंधक बना करके रखा, उनको आईना दिखाने का काम आकाश आनंद जी ने किया। वहीं चाचा कह करके उन्होंने अपनी रिश्तेदारी भी जोड़ ली। तो जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो वंशवादी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में उनका डीएनए एक ही है, तो वो रिश्ता भी कायम होता है और एक साथ मिल करके लोग लड़ भी चुके हैं, एक दूसरे का लाभ हानि स्वाद चख भी चुके हैं। तो स्वाभाविक है, अब नई लॉन्चिंग हुई है आकाश आनंद की, तो अपना तेवर इस प्रकार का रखेंगे कि जो उनके परम शत्रु हैं वो कमजोर हों, और साथ ही साथ इस बात की संभावना भी छोड़ेंगे कि कहीं से अगर आने की संभावना, जुड़ने की संभावना बने तो उसे जोड़ा भी जा सके। तो इसलिए उन्होंने अपनी रिश्तेदारी और नातेदारी भी जोड़ ली है उन लोगों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इन सब कवायतों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सशक्त नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, और देश भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जो एक भूख दिखाई दे रही है, जो एक तड़प दिखाई दे रही है विपक्षी पार्टियों में जेनजी को लेकर के, जिस तरह से जंतर मंतर पर जेनजीज का तांडव देखा गया, और उस जेनजीज के भेष में किस किस तरह के लोग थे और कैसा कैसा कुकृत्य किया उनके समर्थन में विपक्षी दल कांग्रेस और तमाम पार्टियां दिखाई दी। लेकिन वहीं झारखंड में उनके मुंह पर ताला सिल जाता है, झारखंड में उन्हीं जेनजीज के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, अमानवीय कृत्य किए जाते हैं, लेकिन उस पर इनके कंठ से आवाज नहीं निकलती। दोहरा मापदंड स्पष्ट दिखाई देता है। तो जिन्होंने भारत के संविधान को अपनी मिल्कियत माना, उस मिल्कियत को चुनौती देने का काम एक तरफ आकाश आनंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके साथ प्रेम की पींग भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकारें अपने कामों के आधार पर, जनता के अंदर विश्वसनीयता के आधार पर, दृढ़ नेतृत्व के आधार पर जाएगी चुनाव में, और जो परिणाम पहले आए हैं उसको और
सशक्त तरीके से रिपीट भी करेगी 2027 में। चलिए ठीक है, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से। अभिषेक जी देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद के तेवर काफी अलग हैं। अब गौरव जी ने तो कह दिया कि नया नया बच्चा चुनावी मैदान में आया है तो लाजमी सी बात है कि आक्रामक तेवर तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम देखते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो पीडीए का फुल फॉर्म जो है वो बदल दिया जाता है। अब पीडीए का फुल फॉर्म अखिलेश यादव ने बता दिया है कि पी का मतलब पंडित है, यानी हम ब्राह्मणों को आगे रखते हैं, कभी वो दलितों को आगे रखते हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं, अपनी ही रणनीति में आगे फंसते क्यों चले जा रहे हैं। धन्यवाद पूजा जी, मैं आपकी प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमारे भाई गौरव जी ने जो बात कही थी उन बातों पे मैं एक बार बात कर लूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपस में डीएनए एक है। जाहिर सी बात है कि डीएनए की बात आपके मुंह से तो शोभा ही नहीं देती, क्योंकि आपका डीएनए तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब आप मायावती के साथ एक बार नहीं कई बार सरकार चला चुके हैं तो आपका डीएनए कहाँ से आया? आपके यहाँ पे डीएनए के जितने लोग भी हैं ना, वो आपके कांग्रेस से आए हुए हैं। जो आज आपकी पार्टी बची हुई है, जो चल रही है, वो कांग्रेस पार्टी से आई हुई है। इस बात को आप कभी ना भूलें। दूसरी बात, आपने कहा कि एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा कि आप एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं बहन जी को, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने कहा कि सशक्त नेतृत्व है आपके पास। कौन से सशक्त नेतृत्व की आप बात करते हैं? जहां पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित एक सांसद के रिश्तेदार के द्वारा जो रोड बनाई गई, उसमें कितना घोटाला किया गया? या फिर राम मंदिर के नाम पे जो चंदा बांटा गया वो आरएसएस में गया तो कहां गया? हमारी आदरणीय सांसद जी श्रीमती ने पूछा था, बाकायदा डिंपल यादव जी ने इस बात को पूछा था कि बताइए जो आरएसएस है वो अपने ही देश में रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, जो एनजीओ अपने आप को कहती है, उसके पास जो एनजीओ चलाने का पैसा कहां से आता है, जो कि अमेरिका में अपने। अभिषेक जी, ये तो आरोप लगाने वाली बात हो गई, आज ये मुद्दा है ही नहीं। अभिषेक जी, आज ये मुद्दा है ही नहीं ना, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, समय ना जाया करते हुए उस मुद्दे पे बात करें तो बेहतर होगा। अगर मैं आपकी बात के जवाब देने के साथ साथ अपनी पार्टी के जवाबदेही के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप बेशक से आरोप लगाते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा नहीं हुआ है। आपके प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा नहीं, नहीं हुआ है। आप तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगाइए, लेकिन पहले अगर सवाल ये है कि आकाश आनंद एक नया चेहरा आए हैं अगर चुनावी मैदान में, तो क्या विपक्ष उसे अपने लिए एक चुनौती के तौर पर देखता है? अब अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए, स्पष्ट तौर पे ले लीजिए। हाँ बताइए। तो आपने जो प्रश्न किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले ही बात को कह चुके हैं, जो दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है, सभी लोगों के लिए पीडीए है। वो पंडित भी आते हैं, वो दलित भी आते हैं, वो कायस्थ समाज भी आएगा, वो उसमें पिछड़ा वर्ग भी आएगा, हर एक वर्ग उसमें आएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, हम कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। और एक बात और रह गई थी, इन्होंने कहा कामों के आधार पर। अरे कौन से कामों की आप बात करना चाहते हैं भाई साहब? उत्तर प्रदेश में आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं बनी जिसने सर्वाधिक लूट की हो, वो भी आप भारतीय जनता पार्टी के नाम की सबसे बड़ी लूट रही है। कोई भी एक्सप्रेसवे आपने बनाया तो आज तक उसमें सबसे बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखाई गई। आपके यहाँ पे बुलडोजर नीति चलती है, लेकिन आपके सांसद के रिश्तेदार के यहाँ पे क्या बुलडोजर आपके चलाने की मादा है? आपके यहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप बताइए कि क्या कारण था कि जहां पे आनंदीबेन पटेल जी ने योगी आदित्यनाथ जी से वहां पे जाकर के कहा कि जब योगी जी की गोरखपुर संरक्षित नहीं है, जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो बाकी उत्तर प्रदेश की क्या बात कही जा सकती है? चले मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुन्ना जी देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आकाश आनंद एक और तो अंकल कह रहे हैं राजनेताओं को, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि पीडीए पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है, संविधान को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये नेता जो है मंच पे चढ़ के संविधान दिखाते हैं, बोलते हैं और उसके बाद मामला कुछ और ही निकलता है। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मायावती की रणनीति और आकाश आनंद का जो आक्रामक तेवर है, कहीं ना कहीं वो यूपी की पॉलिटिक्स में अब साफ नजर आ रहा है और कह सकते हैं कि बीएसपी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? पूजा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद, आपके टीम का धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहूंगा आकाश आनंद जी से, जो 53 साल के शख्स को हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी 56 साल के हैं,
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 53 साल के, उनको वो अंकल कह रहे हैं, तो मोदी जी को भी दादा कहना चाहिए, ग्रैंडफादर। उनके लिए तो दादा नहीं कहा। और देखिए बेशर्मी की बात, अभी मोहसिन रजा को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आकाश आनंद ये कह रहा है कि 53 साल वाले राज नहीं कर सकते, अब ये दौर युवाओं का आ गया है। वो खुद प्रधानमंत्री को अपशब्द गाली दे रहे थे। प्रधानमंत्री खुद 80 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने खुद 75 साल का एक अनुमानित एज तैयार किया था कि 75 साल के बाद कोई शासन नहीं करेगा, कोई नेता नहीं होगा, वो मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। खैर छोड़िए, दूसरी बात, सवाल ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा, चुनाव के 4-5 महीने बचे हैं, तो ये बोतल से जिन्न निकल करके आनंद जी, आकाश आनंद जी बाहर आ रहे। अच्छा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से ऐसा लगा कि आकाश आनंद जी हो या मायावती जो, इसके मुंह पे किसी ने फेविकोल का टेप चिपका दिया हो। कई घटनाएं घटी दलितों के साथ, कई घटनाएं घटी मुस्लिमों के साथ, कई घटनाएं घटी पढ़नों के साथ, और कई घटनाएं घटी अपने राजपूत जो वहां पे ठाकुर है उनके साथ। एक शब्द किसी का भी बयान, चाहे आकाश आनंद जी हो या हमारे सुश्री बहन कुमारी मायावती जो, नहीं आया। इसे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं जो शाह और शहनशाह का जो दबाव है वो 2017 से बराबर मायावती जी के ऊपर रहा है। इसीलिए मायावती जी ने आज तक कोई न स्टेटमेंट दिया है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ, ये जरूर है कि एक बात कटु सत्य है कि चुनाव जब जैसे 2027 में होगा, तो पिछले चुनाव के मद्देनजर 2022 में जिस तरीके से बीएसपी का टिकट, बसपा का टिकट अमित शाह ने बांटा था, उसी तरह 2027 में इस बार भी पत्ते बिछाने का काम श्री अमित शाह जी करेंगे। और इस बार मैं कह रहा हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। पीडीए के नारे के साथ, कांग्रेस के नारे के साथ इस बार इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की सारी जनता जाएगी, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल 2012 से 2017 श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को इतिहास में रचा गया है। जिस ईमानदारी, निष्ठा और कर्मठता के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास किया, मैं समझता हूँ ये इतिहास में रिकॉर्ड होगा। आप आने वाले समय में, जब ये चुनाव की शुरुआत हुई 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये 25 करोड़ की आबादी है, यहाँ के जो 8 करोड़ बच्चे हैं वो बेरोजगार है। कोई गुजरात जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं, कोई मद्रास जा रहे। तो बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं बेरोजगारी को दूर करूंगा, महंगाई को कम करूंगा। आप मुझे बताइए, एनसीआर का डाटा कहता है कि आज बेरोजगारी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। क्यों है, क्या वजह है, क्या काम किया सरकार? चलिए ठीक है, कालीचरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कालीचरण जी, देखिए जिस तरीके से पीडीए पर निशाना साधा है आकाश आनंद ने, अब इसके जरिए यही उम्मीद की जा रही है कि शायद जो पिछड़े दलित सपोर्टर्स हैं वो कम से कम अब बीएसपी के पक्ष में आ जाए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अब एक्टिव हुई है बीएसपी, जिस तरीके से लगातार मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक के बाद एक रणनीति बना रही है, और अब आकाश आनंद एक बड़ा चेहरा बीएसपी के बन चुके हैं, इसका कोई असर और फायदा बीएसपी को होगा चुनाव में? देखिए, अभी मैं साथियों को सुन रहा था, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए सर। हाँ, तो सबने अपने अपने तर्क रखे हैं। सवाल इस बात का है कि जो संविधान के दायरे में चीजें होना चाहिए, जो घटित होना चाहिए, जमीन पर संविधान को के अनुसार जब चीजें दिखनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही है उस तरह से। हाँ, ये सही बात है कि कांग्रेस पर और सपा पर जिस तरह से तंज कसा है और जिस तरह से उन्होंने उन पर जोरदार तरीके से एक तरह से हमला किया है, वो स्वाभाविक इसलिए है कि वोट बैंक यहीं पर छिटका हुआ है। यानी जो सपा, जो वोट बैंक है बीएसपी का, वो इन्हीं दलों में गया है, तो वहीं से वापस लेना पड़ेगा। तो जहां गया है वहीं से तो लेंगे। हाँ, ये सही बात है कि भाजपा के साथ जो है दलित सहज महसूस नहीं करता है, इसलिए वहां उतना खतरा नहीं है, इसलिए उस पर अटैक नहीं करती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक बहन जी को या बीएसपी को लड़ाई में या चुनाव में माना नहीं जाता था कि वो चुनाव मैदान में है। अब संघर्ष त्रिकोणीय है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय संघर्ष पूरी तरह से उभर रहा है, और इसमें निश्चय ही ये है कि दलित जो है किस ओर जा रहा है, वो संविधानवादी पार्टी की ओर जा रहा है। जो संविधान का झूठा नारा नहीं लगाते हैं, संविधान की झूठी बात नहीं करते हैं, जमीनी स्तर पर बाबा साहब के कामों को जमीनी स्तर पर उतारते हैं, और गरीबों की ही नहीं सबकी भलाई के काम करते हैं। सबका विकास
यहाँ नारा दिया जाता है भाजपा के द्वारा सबका विश्वास, लेकिन उस तरह का होता दिखता नहीं है। तो बीएसपी अपने वोटरों को रिझाने के लिए, अपने कोर वोटरों को रिझाने के लिए और अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो हो सकता है वो कर रहे हैं। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। आलोक जी, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो ये तिकोनिया मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, इसमें बीएसपी एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये, क्या वाकई ये बीएसपी समझ चुकी है कि अब राजनीति जो है वो पूरी तरह से युवाओं पर निर्भर हो गई है, और अगर जेनजीज को साधना है तो एक युवा चेहरा तो सामने लाना होगा, और वही कार्ड जो है आकाश आनंद बनकर बीएसपी की ओर से खेले गए हैं? देखिए, मुझे दिल्ली में जो हंगामा हुआ भारतीय जनता पार्टी का, अभी दिल्ली ने एक अपनी छवि तो बना दी है कि युवा चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें जो मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी चल रही केंद्र में, उनको हिलाना बहुत बड़ी चीज है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, जो व्यक्ति लगातार 12 साल से मंत्री हो केंद्र में, और देखिए 7वां व्यक्ति था ऐसा जो लगातार 12 साल से मंत्री, बाकी सब लोग आए चले गए, जो 7 ही लोग हैं, 7 में से एक, उनमें से एक प्रधानमंत्री खुद हैं। तो आप समझिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना कितनी बड़ी बात है। उसी बात से लग रहा है जनता की ताकत है वो कहीं ना कहीं जो है वो उफान मार रहा है। अभी देखिए झारखंड चल रहा है, वहां पे हंगामा चल रहा है, युवाओं को चल रहा है, तो देखिए ये चलता रहेगा। और आकाश आनंद की जो बात है, देखिए आकाश आनंद जाहिर सी बात है कि बसपा के चेहरे हैं, लेकिन समस्या क्या है, अभी आकाश आनंद जो बड़ा चेहरा दलित का है, वो इसमें नगीना सांसद है चंद्रशेखर आजाद, जो युवा है बेसिकली वो आकाश आनंद ज्यादा ऊपर अटैक कर रहे हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को, तो युवा वर्ग उधर ज्यादा खींच रहा है। लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा, जो कोर दलित वोटर है, जो मायावती वोटर या जाति को कह सकते हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए मायावती सीट भले एक आई थी विधानसभा चुनाव में 2022 में, लेकिन वोट मायावती लगभग 11-12% लगातार बना हुआ है, तो वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। जो पहले 20 पाती थी वो कम होते होते 11-12 टिका हुआ है, लेकिन मायावती जी साथ में वो वोट है। अब मायावती जी समझना पड़ेगा कि इसमें जो राजनीति है वो उनके अनुकूल नहीं है। उनको अगर अलायंस कर ले किसी पार्टी के साथ में तो उनके लिए बेहतर ही रहेगा। अलायंस नहीं करेंगे तो समस्याओं के साथ आएगी। और देखिए जो एक विधायक थे उमाशंकर सिंह जी, भी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो चुका है, जिसमें बसपा का तो एक भी विधायक जो है यूपी विधानसभा में नहीं है। और मुझे लगता है कि जब से बसपा गठन हुआ है तब से शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बसपा का एक भी विधायक इसमें यूपी की विधानसभा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं बसपा के लिए इसमें करोड़ मरोड़ की जो स्थिति है, यदि बसपा इसमें अपना मजबूती से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं जो आगे अंजाम बसपा के लिए वो बहुत ही अच्छे नहीं रह जाएंगे। आपको याद होगा मायावती जब राज्यसभा सांसद थी, जब सबसे इस्तीफा दिया तो बाद तब से किसी सदन की सदस्य मायावती नहीं बनी हुई है। तो कुछ प्रश्न तो मायावती जी के ऊपर उठा हुआ है, तो किसी सदस्य नहीं है तो बसपा कैसे वजूद क्या रह जाएगा। तो बसपा इसमें अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। आकाश आनंद को मायावती चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आकाश आनंद समस्या क्या है कि युवा है बहुत ज्यादा तेज आगे बढ़ जाते भूल जाते हैं। इसी कारण जो है मायावती आकाश आनंद को पार्टी से निकाल भी चुकी है। अभी कुछ दिन पहले उनके ससुर को मायावती ने पार्टी में पहले निकाला था, अंदर लिया था, फिर कुछ दिन पहले उनके ससुर को बाहर निकाल दिया है। तो बसपा इसमें अनडाउटेड जो है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियां, जो छोटी जो पार्टियां हैं, क्षेत्र की पार्टियां हैं, भी बसपा के मुकाबले में एक तरह से उनसे हो गया है कि उनसे ज्यादा बसपा सीटें विधानसभा में लायक नहीं लाएगी। क्वेश्चन तभी इसका है, सरकार में तो बसपा का आने को चांस नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। सब सरकार जो आएगी वो सपा गठबंधन है, भाजपा गठबंधन, दो में से एक सरकार आएगी, दोनों से मजबूत स्थिति में, और मुकाबला इस बार कड़ा होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय में देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।